नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी पीटी के लिए अंतिम 30 दिनों की रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 30 डेज़ क्या होना चाहिए आपका, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और बड़ी मज़ा है, हम भी यूट्यूब आज देख रहे थे आपकी तरह, तो देखे कि कई लोग यार 4 दिन में निकाल दे रहा है पीटी, कई लोग देख रहे हैं 14 दिन में निकाल दे रहा है, कई लोग 15 दिन में निकाल दे रहा है। मतलब कि बड़ा हमको हंसी आया देख के यार कि मतलब ये तो बाबा लोग हो गए कि 3-4 दिन में पीटी निकाल दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी भी भ्रम जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर भ्रम जाल में फंसिएगा तो आप उसका खामियाजा भुगतिएगा। क्या है सच्चाई, वो 4 दिन और 10 दिन वाला पीटी निकालने का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे वो चीज़ें होती है। लेकिन उस चीज़ को बताता नहीं है कोई, 2-3 साल से 4 साल से तैयारी करता है, लेकिन वही आपका जो है 10 दिन का करेंट पढ़ा हुआ, 15 दिन का करेंट अफेयर पढ़ा हुआ आपका पीटी उतना दिन में समझता है निकल गया होगा। लेकिन आपकी रणनीति जो होती है वो 2 साल 3 साल पढ़ा हुआ स्टैटिक पार्ट होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। तो ये समझिए कि ये ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो 3 दिन में, 4 दिन में या 10 दिन में पीटी निकालने की मैं बात करूँ। मैं बस बात इतना करूँगा कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो 30 दिन में आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, कुछ भी पढ़ा है तो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो नहीं निकलेगा। अगर आपको शायद बुरा लगे तो वीडियो स्किप करके आप जा सकते हैं, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो नहीं हो पाएगा। अगर कुछ आपने पढ़ा होगा जीएस तो आप 30 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग निकालते हैं वो दूसरे ग्रह से आते नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह से लोग आके यहाँ पे प्रीलिम्स निकालते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि सत्य ये है कि प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। और ये सत्य ये भी है कि प्रीलिम्स निकालना भी बहुत आसान है अगर आपकी स्ट्रेटजी रणनीति अच्छा हो। कहने का मतलब है कि दूसरे ग्रह से तो आ नहीं रहे ना। सबसे पहले अपने आप में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम वैसे लोग वीडियो देख रहे होंगे जिनका लगातार 4-5 बार से पीटी नहीं होता होगा। वैसे भी लोग कुछ होंगे जिनका पहले पीटी होता होगा 66-67 में, फिर कुछ दिनों से लगातार 3-4 साल से पीटी नहीं होता होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नए बिगनर्स होंगे, जो कि नया दे रहे हैं, वो सोच रहे होंगे क्या निकलेगा कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 17वीं प्रीलिम्स जो है बाउंड्री पे निकाले होंगे, वो भी डर रहे होंगे कि इस बार क्या होगा। क्योंकि लोग बीपीएससी का मजाक उड़ा हुआ है कि प्रश्न ऐसा है वैसा है। प्रश्न स्तर पे एक अलग वीडियो हम लेके आएंगे, वो अलग मुद्दा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पीटी कैसे निकालना है और क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कोई प्रमोशन नहीं, वीडियो का कोई पेड बैच का प्रमोशन नहीं, डायरेक्ट हम केवल लॉजिक पे बात करेंगे। और आज का वीडियो टोटली डिवोटेड है स्टूडेंट के लिए, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले। चलिए, जो भी नए होंगे, अगर अच्छा लगा तो लास्ट में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे है टेलीग्राम का रूम, लिंक जो है उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अंतिम 30 दिनों की रणनीति आपको क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चीज़ कोई आपको नहीं बताएगा। आत्मविश्वास, कई लोग कहेगा कहा सर आत्मविश्वास से निकलवा दीजिएगा पीटी। नहीं भाई, हम आत्मविश्वास नहीं निकलवाएंगे, लेकिन आत्मविश्वास जब तक आएगा नहीं तो आते हुए प्रश्न भी आप गलत करते जाइएगा। क्योंकि होता है ना कि एक अंदर से जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो छलांग लंबी भी लगा सकते हैं आप। और कॉन्फिडेंस डाउन है तो पता चलता है कि मैक्सवेल भी 2 बॉल पे 2 रन नहीं बना पाएगा। और कॉन्फिडेंस अच्छा है, उनके प्लेयर पीछे अच्छा करे, कॉन्फिडेंस है, तो हो सकता है कि 2 बॉल पे 12 रन 2 छक्का भी लग जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो थोड़ा सा सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। क्योंकि आत्मविश्वास उन्हीं का टूटता है जिनका लगातार 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर से पीटी रुक रहा है, कि अंदर से लगता है कि यार कुछ भी करेंगे 1-2 नंबर से रुक ही जाएगा। क्यों रुकता है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा कोई होता नहीं है जो पीटी निकालता है भाई, आप ही लोगों में से सारे लोग होते हैं। और जो 21,500 22,000 पीटी निकला हुआ था, 21,500 लोगों का 70 बीपीएससी में, आप ही लोगों में से थे। और इस बार जो निकलेगा लगभग 13-14 हज़ार लोगों का, वो लोग भी आप ही लोगों में से होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे ग्रह से लोग आते हैं, आप ही लोग निकालते हैं, आप ही लोगों में से स्टूडेंट हैं होते हैं। कई लोगों का ऐसा है कि सर पेपरवा टॉप आ जाएगा इस बार, तो 17वीं में तो आसान आ गया तो मार दिए बाजी, लेकिन अगर टफ आ गया तब क्या करेंगे 69 जैसे। अरे भाई टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, टफ आएगा तो कट ऑफ 80 नंबर जाएगा, क्या दिक्कत है। कैटेगरी में है तो 70 नंबर पे हो जाएगा। अरे भाई कंपटीशन जब आप ही में से है तो क्या दिक्कत है उसमें। आपको एक साधारण से एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो शायद लंबी होगी लेकिन आज बात करेंगे खुल के, क्योंकि बड़ा दिन से इसका डिमांड आप लोग कर रहे थे, इसमें मैं वीडियो नहीं ला रहा था। मैं सोचा कि चलो ठीक है, 30 के क्लोज चला जा रहा है जब डेज, तब हम आके वीडियो लाएंगे। एक रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। आप देखे होंगे कि पिच पे जब होती है ना, जब क्योंकि देखिए ये सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास लाना ज़रूरी है। कभी आप देखते होंगे ना कि पिच ऐसा होता है जिस पे हो सकता है कि 50 ओवर में 250 रन भी करना या 225 रन भी करना बड़ा मुश्किल होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि
प्लेयर्स जो होते हैं, शायद सामने वाला टीम अगर 220 रन भी बना दिया है तो वो स्कोर काफ़ी बड़ा स्कोर कहा जाता है, क्योंकि उस पिच के लिए वो स्कोर बड़ा है। पिच मीन्स क्या? पैटर्न पेपर का, आपके डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का, कि पेपर टफ है, पेपर आसान है, वो डिपेंड करता है कि पिच कैसा है। तो जैसा पिच वैसा बल्लेबाजी। सामने दो टीम खेल रहा है, सपोज करिए कि यहाँ पर आपका सामने दो टीम खेल रहा है, सपोज करिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही खेल रहा है, तो ऐसा थोड़ा है कि पिच चेंज हो जाएगा तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने बांग्लादेश आ जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, या इंडिया के सामने जिम्बाब्वे आ जाएगा, छोटा टीम आ जाएगा, ऐसा है नहीं। कंपटीटर सेम रहेंगे, पिच वहीं रहेगा, तो दोनों के लिए सेम है भाई। यानी कि आप अगर प्रश्न का स्तर ऊपर जाता है तो आपका कट ऑफ डाउन जाएगा एकदम निश्चित तौर पे। कई लोग कहते हैं कि 91 एकदम बाउंड्री बन चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऐसा सेट किया जाता है ना कि 91 रखा जाता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम आते हैं अब बात करते हैं कि आपकी अंतिम 30 दिनों की रणनीति क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और एक PDF खोल रहे हैं, उसमें सारा डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। जो बुक्स बताएंगे या फिर जो वीडियोस बताएंगे, सारा चीज़ आपको दिखाते चलेंगे, किसी चीज़ का डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम लोग PDF को देखते हैं और एक एक चीज़ का हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जितना कहेंगे भाई उतना कर लेना आप। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स जो है ना, आपकी यमराज भी नहीं रोक पाएंगे। कुछ ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, सत्य है ये। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं यार कि करिए लेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। लास्ट में उठाता है लूसेंट और पढ़ के निकल जाते हैं लोग, और फिर रुकेगा 2-4 नंबर से, फिर अरे थोड़ा सा और पढ़ लिए होते ना तो हो गया होता। तो बिल्कुल आपको करना क्या है कि इन सब चीज़ों को, उन सब बुक्स को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कुछ वीडियोज़ बताएंगे उसको देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखते हैं तो कहीं और से रिसोर्सेज फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक दिन का। स्ट्रैटेजी के लिए कोई भवंडर टाइप का मैं PDF बनवा के नहीं लाता हूँ, नॉर्मल PDF लेके आता हूँ। PYQs एनालिसिस करना है। कई लोग इस चीज़ को खूब बोलेंगे, हमारे मुँह पे खूब आके बोलेंगे। मैं तो खुद में कह रहा हूँ ना कि एक बार मैं खुद कह रहा था कि अरे भाई PYQ पढ़ो। अब खुद हम PYQ उस बार पढ़ के नहीं गए। ठीक है, होता क्या है ना कि आप कितना भी महारथी है ना, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल से मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी अगर PYQs नहीं करके जाइएगा ना, तो या फिर दूसरी बार PYQs करिएगा तो कुछ उसी में से प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको डाउट में डालेंगे, आपको कंफर्म नहीं हो पाएंगे। क्योंकि BPSC के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है प्रोविजनल आंसर की, एक फाइनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की में कुछ और आंसर दे देता है किसी प्रश्न का, और फाइनल आंसर की में दूसरा दे देता है, और वैसे ही प्रश्न को बार बार उठाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि पूछा था कि कौन सी गैस जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मैक्सिमम इन, इसमें ग्रीन हाउस गैस ऐसे करके पूछा था कि निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में से आता है, या फिर मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछा था। अब उसमें जो है सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड 64वीं में आया था प्रश्न, और 65वीं में भी रिपीट कर दिया, और उसका प्रश्न का आंसर था नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। उसका रीज़न क्या था कि जलवाष्प जो वेपर होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक, और सेम प्रश्न रिपीट किया, और जो लोग PYQ अच्छे से नहीं देखे तो जाके फिर कार्बन डाइऑक्साइड मार के आए और 1 नंबर अपना गवा के आ गए। तो ध्यान रखिएगा, पहले PYQ प्रश्न देखने काफ़ी ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 70-80% सवाल जो होते हैं कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते हुए रहते हैं PYQ से, और करंट ठीक से करना होता है। अगर PYQ को आपको देखना है तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज PYQ को देखना है, तो सबसे पहले मैं आपको अगर बुक रिकमेंड करना चाहूँ तो घटना चक्र का आता है एक पूर्वालोकन, केवल ये BPSC PYQ का होता है, जिसमें BPSC टीचर का हो गया, या फिर BPSC AO का हो गया प्रश्न, या CDPO का प्रश्न हो गया, या फिर PCS का प्रश्न हो गया। सारे BPSC के आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर उठा के पूछ दिए जाएंगे। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना जरूरी है। क्वेश्चन को नस पकड़ना, अगर BPSC के नस को पकड़ लेते हैं ना, तो आप देखिएगा इर्द गिर्द उसी के आसपास सवाल पूछता है। अगर पूछ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, अगर हमको मास नंबर दे देता है, बार बार एटॉमिक नंबर दे देता है, इस तरह से पूछता है कि फाइंड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस तरह का, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, इस तरह से पूछ रहा है, तो वहाँ से सवाल बार बार आ रहे हैं, तो बार बार आएंगे। एसिड बेस साल्ट से अगर सवाल पूछ रहा है तो एसिड बेस साल्ट से सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एनालिसिस करना सारा बहुत ज़रूरी है। तो पेपर को एनालाइज करिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और किस तरह के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसका डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, अगर किसी बुक को फॉलो नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो मैं इसका एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं। व्यूज़ जाके देखिएगा, हमको लग रहा है कि 18,000 प्लस व्यूज आ चुका है लगभग, एक मेरा फिजिक्स वाले का और बिहार स्पेशल का भी
हमको लग रहा है कि 12,000 के आसपास होने वाला है, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी 5,000 हो चुका है, और ये लगातार ये सीरीज चलता रहेगा क्योंकि प्यार लगातार मिल रहा है आपका, ठीक है। तो अगला हमारा सेशन जो होगा बायोलॉजी का होगा। पता नहीं ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, उसके हिसाब से मैं हो सकता है तब तक आ भी गया हो बायोलॉजी का। उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री का लेके आएंगे, मतलब हिस्ट्री का लेके आएंगे सेक्शन। हिस्ट्री के बाद से फिर धीरे धीरे सारा सेक्शन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा डिमांड जो है मैथ रीजनिंग का है। मैं इस बार कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें मैथ रीजनिंग सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो इसके लिए हम कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं उसको दिखा रहा हूँ। अगर PYQ एनालिसिस देखना है तो चैनल पर जाइए और मेरा प्लेलिस्ट खोलिए, और उसमें जो सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है आज से प्रण ले लीजिए कि कम से कम 8 घंटा हमको भाई पढ़ना है, ठीक है। जॉब में है तो कहीं ना कहीं टाइम काट के कम से कम 6 घंटा 5 घंटा निकालिए, और आज से प्रण लीजिए कि हमको करना है। और जिस सब्जेक्ट को करिए भाई ना, उसका PYQs करिए। अब कहेगा सर अपना वीडियो का प्रमोशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि हमारा वीडियो जो है व्यूज़ जाने से ज़्यादा मतलब एकदम हम करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सिंपल सी बात यही है कि वो वीडियो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा वीडियो, एक बार देखिएगा तो आपको उसका सच्चाई पता चल जाएगा। क्योंकि एक टॉपिक आ रहा है तो पूरे टॉपिक को डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक से, तो ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ उसको कैसे आपको फाइंड करना है, एक बार देख लीजिएगा। और बिहार स्पेशल के भी वीडियोज इसी में मेरे मिल जाएंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर जाते होंगे, इस तरह का होम वीडियो शॉर्ट लाइव ऐसे करके आता है, इसको क्लिक करते हैं, शॉर्ट आता है। इसमें प्लेलिस्ट वाला सेक्शन क्लिक करिएगा, और प्लेलिस्ट में वाला सेक्शन क्लिक करने के बाद से इस वाले सेक्शन को क्लिक करिएगा जिसमें BPSC PYQ 71 एंड TRE 4 करके लिखा हुआ है। इस सेक्शन को क्लिक करिएगा, इसमें आपके सारे वीडियोज़ आपको जो 6 पड़े हुए हैं मिल जाएंगे, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे खुलेगा ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से खुलेगा। देखिए फिजिक्स का है 18 के व्यूज़ प्लस जा चुका है, 11 के आपका जा चुका है बिहार का। ये आपका केमिस्ट्री का है, ये पूरा मैराथन है ज्योग्राफी का, PYQ नहीं है। पूरा बिहार ज्योग्राफी 3 घंटे में मैंने पढ़ा रखा, और इतने बेहतर तरीके से पढ़ा रखा है कि एक बार देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये बिहार हिस्ट्री जो है कंप्लीट मैंने करा रखा है, यहाँ से देख सकते हैं। EVS मैंने 1 घंटा 35 मिनट में करा रखा है। यहाँ से कोई भी EVS का सवाल आप देखिएगा। अभी DSO का पेपर हुआ था तो उसमें आपको EVS का जो है आपको अच्छे खासे सेक्शन पूछे गए थे, उसी तरह से आपको EVS के 7-8 सवाल पूछे गए, तो उस तरह से आपका 71st भी पेसिंग में भी चांस बन रहा है। जहाँ आएगा जो सेक्शन हम तो बताएंगे ही, लेकिन ये PYQ सेक्शन आप खोल के देख लीजिएगा। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है। अगर आपको साइंस पढ़ना है सपोज करिए, तो साइंस में सबसे पहले अगर मानिए कि फिजिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स बायो से, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स से वीडियो मेरा उठाए, PYQ पूरा देख लिए, दिमाग में बैठाते जी हम एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे ऐसे। तो उस वीडियो को देखिए और सबको क्वेश्चन को स्कैन करते जाइए, इस टॉपिक से सवाल आए हैं। और जब टॉपिक पढ़िए ना तो उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं ना, तीनों सेक्शन मिला के, ठीक है। तो इसमें कोई किसी का भी सेक्शन बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन फिजिक्स और बायो का ज़्यादा सेक्शन होता है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, NCERT 9th का उठाइएगा, उसके बाद से मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि PYQs का वीडियो देखिएगा ठीक से, एक एक क्वेश्चन को स्कैन कर जाइएगा। उसके बाद से क्या करना है, 9th और 10th में फाइंड करना है कि क्या क्या चैप्टर्स हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। मेनली जो सिलेबस है 9th 10th में ही फिजिक्स के ज़्यादा है, और बाकी इसी टॉपिक को लो लेवल पे दिया हुआ है 6 और 7 में, ठीक है। तो आपको फाइंड करिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकल के आएंगे, हम बता भी दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकल के आएंगे कौन सा, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति का नियम, ठीक है। इसमें 9th क्लास में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको निकल के आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। दूसरा कम से कम इतना कर लीजिए, अरे भाई एक दिन में किया जा सकता है। दूसरा एक साउंड ध्वनि निकल के आएगा। तो मेरे ख्याल से 2 चैप्टर्स बड़ा फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर्स लॉज ऑफ मोशन, मैं बता रहा हूँ जो अब एक और चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, एक जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी कि बल और गति का नियम। दूसरा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और तीसरा साउंड, यानी कि साउंड का मतलब हो गया ध्वनि। कम से कम इसको कर लीजिएगा। गति कैसे होती है, कैसे चलते हैं, क्या क्या, वो सब थोड़ा सा बेसिक दिया हुआ उसके पहले वाले चैप्टर में, उसको गति वाला मोशन वाला में देख लीजिएगा, देखना होगा तो। लेकिन ये 3 जो मैंने बताया है 3 इंपॉर्टेंट है। इसको करके पकड़ना है लूसेंट, और लूसेंट से उठा के फिजिक्स का पार्ट को पढ़ जाना है। ये सब चीज़ों को ना दो दिन में किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स के पार्ट को पढ़ जाना है, और फिजिक्स के पार्ट को पढ़ते पढ़ते, ठीक है, लूसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर आपने लगा रखा है पहले, तब मैं बात कर रहा हूँ कि घटना चक्र आपने अगर पहले लगा रखा है तो घटना चक्र को लगाइएगा। अगर घटना चक्र आपने नहीं लगा रखा है तो एक बुक आती है, यहाँ पर लिखा होगा GS पॉइंटर करके, ये भी घटना चक्र का ही है।
दोनों में अंतर क्या है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पूर्वालोकन जो है ना, एक एक सब्जेक्ट का एक एक आता है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। और जीएस पॉइंटर है ना, सेम यही बुक है, लेकिन सारे बुक को, सारे सब्जेक्ट को एक ही में मर्ज कर दिया है। और ये किया क्या है कि ऑप्शन को हटा दिया है, केवल वन लाइनर में आंसर दे दिया है। तो ये देखे रहिएगा तो आंसर आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। तो मैंने दो बातें कही, अगर आपने घटना चक्र लगा रखा है तो घटना चक्र को लगाना है, अगर आपने जीएस पॉइंटर अगर नहीं लगा रखा तो जीएस पॉइंटर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। वैसे ही आप आइए, सपोज करें केमिस्ट्री में आप आए, केमिस्ट्री में आए, वीडियोस देखें, या फिर आपको कहीं से अगर मन करे कहीं और से कहिएगा, PYQ देखें। उसके बाद से आइएगा 9th क्लास के NCERT में फाइंड करिएगा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक है आपका विलियंट सॉल्यूशन टाइप का एक चैप्टर है, उसको देख लेना है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। जितना बोल रहे हैं बस सुनिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसको देख लेना है। मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन विलियन टाइप का चैप्टर है, एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसको देख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से आ जाना है 10th क्लास में। और ऐसे ही फिजिक्स में मैंने तो भूल गया कि फिजिक्स में 9th वाला तो बता दिया, लेकिन 10th वाला नहीं बताया, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। फिजिक्स में आइएगा तो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा लाइट फिजिक्स का, यानी कि प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बाद से इसके आगे प्रकाश टाइप का ही एक चैप्टर है जिसमें आँखों के बारे में दिया हुआ है, स्कैटरिंग, ये सब दिया हुआ है, और रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सब को देख लीजिएगा। ठीक है, तो दो तीन चैप्टर लगातार है लाइट का, उसको देख लेना आपको। उसके बाद से है इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या कर लेना है, उसको भी देख लेना है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बस 2 ही 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट तो हो गया। हम लोग केमिस्ट्री पे थे, केमिस्ट्री का PYQs देखिए। 9th क्लास के NCERT में आइए, 9th क्लास के NCERT में आने के साथ ही एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, सॉल्यूशन वाला चैप्टर देखिए। अगर 10th क्लास में आते हैं, केमिस्ट्री खोजते हैं, सब पहले मार्क कर लीजिए, लिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिख लीजिए यहाँ केमिस्ट्री का चैप्टर है, बायो का है, जैसे ऐसे करके लिख लीजिए। आइए इसमें केमिस्ट्री में देखिएगा तो एसिड बेस साल्ट पहला चैप्टर जो होगा, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, वो हो जाएगा केमिस्ट्री का 10th क्लास का। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस साल्ट, अम्ल क्षार लवण, ये हो जाएगा केमिस्ट्री का, सब इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर आपका हो जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसके अलावा आप जाइएगा तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्बन और उसके जो है दिया हुआ है यौगिक वगैरह, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करके देख लीजिएगा, लेकिन कम से कम ये 3 10th वाला कर लीजिएगा। इसको करने के बाद से तुरंत लूसेंट पे आना है, फाइंड करना है, केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ना है, और घटना चक्र पूर्वालोकन अगर आपने लगा रखा है लगाइएगा, नहीं तो जीएस पॉइंटर से उसके क्वेश्चंस को फाइंड करके कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी का वैसे ही देखिएगा तो बायोलॉजी का एक चैप्टर हमको लग रहा है कि 1 या 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक आपका है जो सेल कोशिका वाला 9th क्लास में, 9th की मैं बात कर रहा हूँ, 9th में कोशिका सेल वाला चैप्टर है, और एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पे एक दिया हुआ है, 2 कर लीजिएगा। ठीक है, और एक लास्ट में विटामिन्स वगैरह पे दिया है, और रोग वगैरह पे, डिजीज़ और विटामिन्स पे, उसको मन कर तो देख लीजिए। और 10th में आइए, 10th में ज़्यादा चैप्टर है बायो का, लेकिन एक ही चैप्टर में सबको समाहित कर दिया है। हमको लग रहा है कि पोषण करके कोई चैप्टर है क्या, शायद हमको लग रहा है कि नाम उसका पोषण ही है, लेकिन एग्जैक्ट नाम है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ देख के, कि कोई कन्फ्यूज़न आपको किसी तरह का नहीं रहे। उसका एग्जैक्ट नाम जो है आपका जीव प्रक्रम है। अब जीव प्रक्रम जिसको लाइव प्रोसेस कहते हैं, जीव प्रक्रम में आइएगा, लाइव प्रोसेस में तो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। इसमें आपको डाइजेशन मिल जाएगा, उसमें आपको रिस्पिरेशन, श्वसन मिल जाएगा, उसमें आपको ब्लड मिल जाएगा, ये सारा चीज़ प्लांट्स में जो होते हैं वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख लेना है। बाकी आप इसके बाद जाइएगा तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय वाला, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जेनेटिक्स वाला भी है, थोड़ा मन करे तो देख लीजिए, आनुवंशिकता सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आप आए लूसेंट पढ़े, फिर आपके घटना चक्र पूर्वालोकन लगा रखा है तो लगाइएगा, नहीं तो जीएस पॉइंटर से कर लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, आते हैं हम हिस्ट्री वाले सेक्शन पे। ऐसे कर करके साइंस को चार्ट जाना है, और कोई सर ब्रैकेटों में का लिखे हैं 6-7, तो 7 क्लास में थोड़ा सा हिट वाला चैप्टर एक है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, या फिर 7 क्लास के NCERT के ग्राउंड मन करे तो रीडिंग मार दीजिएगा 6-7 का, अगर टाइम मिले तो आपके पास तो, लेकिन 9th-10th वाला को नहीं चूकना है भाई। हिस्ट्री में आइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में सीधे आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है और हाईलाइट कर रखा है तो हाईलाइटेड सेक्शन को आपको पढ़ लेना है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो स्पेक्ट्रम छूना भी नहीं है आपको। बिपिन चंद्रा पढ़ रखा है तो बिपिन चंद्रा को हाईलाइटेड सेक्शन को पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ देना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है तो क्या करना है, लूसेंट या क्राउन उठाना है। क्राउन मेरे हिसाब से बेटर है,
इसको देख देना है। अगर प्लेलिस्ट का जाइएगा तो मेरा फ्री में वीडियोस पड़ा हुआ है, हिस्ट्री का सारा एक एक टॉपिक है, गवर्नर जनरल से लेकर हर चीज़ का 1923 तक पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट जितने चैप्टर्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। आपका स्पेक्ट्रम वाला काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेक्ट्रम, घटना चक्र, विपिन चंद्रा सब कुछ मैंने समाहित कर दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद से घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा लेना है, अगर आपने लगा रखा है तो, नहीं लगा रखा है तो जीएस पॉइंटर को लगा लेना है, ठीक है। एक बुक होता है जीएस पॉइंटर का, 250-300 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आइएगा तो लूसेंट या क्राउन से आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेना है, घटना चक्र वाला। ये प्रोसेस सेम, पूर्वावलोकन लगा रखा है तो लगाना है, नहीं तो जीएस पॉइंटर से कर लेना। मेडाइवल वाला में भी लूसेंट क्राउन से कर लेना है, जो मन करे एक से, किसी से, दोनों से नहीं। और जीएस पॉइंटर से क्या करना है आपको कर लेना है। मैं प्रेफरेंस आपको क्राउन को ही हिस्ट्री के लिए देता हूँ और साइंस के लिए लूसेंट, क्योंकि ज़्यादा बेटर उसमें दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं बिहार स्पेशल के सेक्शन पे। हमने पहले ही दिखाया कि बिहार स्पेशल सेक्शन में आप फाइंड करिएगा मॉडर्न बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट है, आधुनिक बिहार का इतिहास जो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको शुरुआत होता है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उनके आगमन से स्टार्ट होता है, एडवेंट ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंपनी जो है उनसे स्टार्ट होता है। और थोड़ा सा इससे पहले आइएगा तो आपको कुछ जो है कर्नाट वंश वगैरह, कर्नाट डायनेस्टी हो गया, पाला वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना है बस, ठीक है, बख्तियार खिलजी वगैरह को। फिर डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में आना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ को देखना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद लगातार पूरा पढ़ना है मॉडर्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार ज्योग्राफी को भी ऐसे आपको जो चैप्टर्स फाइंड आपको हैं, जैसे कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार हो गया, फिर फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, बिहार के प्राकृतिक संरचना हो गया, फिर रिवर्स ऑफ बिहार, नदियाँ उसकी हो गई। उसके बाद से डैम वगैरह हो गए या फिर कैनाल्स वगैरह हो गए, उसको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद से आप आइएगा आगे तो क्लाइमेट, एग्रीकल्चर वगैरह को थोड़ा बहुत देख लेना है। उसको सॉइल्स को देख लेना है, फिर मिनरल्स और इंडस्ट्रीज वाले सेक्शन को देख लेना है, ठीक है। अब इसके लिए कहिएगा सर हम कौन सा बुक फॉलो करें। देखिए, अगर कोई बुक फॉलो करें तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, मैंने जो प्लेलिस्ट में दिखाया 2 वीडियो, बिहार हिस्ट्री का, बिहार ज्योग्राफी का, कर लीजिए, एक प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि उसमें मैंने थ्योरीज के साथ आपको क्वेश्चन और अपना एक्सपीरियंस मैंने दिखाया है। जो लोग देखे हैं काफ़ी तारीफ़ की है उस वीडियो का, और काफ़ी पिछली बार भी बच्चे काफ़ी अच्छा देखे थे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको मन करेगा ना सर हम और पढ़ेंगे, अभी मतलब एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बिहार समग्र जो है केबीसी नैनो का अच्छी किताब है, इसको देख सकते हैं। बाकी या फिर जो पढ़ रहे होंगे उसको पढ़ लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा बिहार समग्र का आगे का 4-5 पेज दिया है एट ए ग्लांस ना, उसको पढ़ लीजिएगा कि बिहार का लंबाई चौड़ाई इतना, बिहार में गेंदा का फूल, इस तरह का जो दे रखा है स्टार्टिंग में कि बड़ा कौन सा एरिया वाइज बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह का पढ़ लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन तो वहीं से आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसका मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 पेज का एक वीडियो ही बना दूँ ताकि आपका हेल्प हो जाए। आगे आते हैं करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बिहार करंट्स भी होते हैं। तो आपको देखिए एडिटोरिया या विजन आप कर सकते हैं, या फिर जो करंट आप करते हैं आपको करते रहिए, पूछना नहीं है सर कि ये ठीक नहीं होगा, सब ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार 2-3 बार कम से कम, जो मैगजीन को पढ़ रहे हैं 3 बार कम से कम पढ़ना ज़रूरी है। अब इसके लिए एडिटोरिया वाला मैं वीडियो भी, क्वेश्चन जो है लगभग 900 क्वेश्चन का मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। बिहार करंट के लिए अभी तक स्पीडी आ चुका है, लेकिन एडिटोरिया नहीं है। एडिटोरिया आएगा तो इसका मैं क्वेश्चन का केवल मैं बना दूंगा वीडियो, क्वेश्चन ही कर लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे ही फ्लैश होते हैं कि आएगा इस बार। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ बता दूँ, जैसे यूथ कमीशन बिहार में बना हुआ है, ठीक है। फिर से मोबाइल वोटिंग जो हुआ है बिहार में वो इंपॉर्टेंट है, किसने किया है वो इंपॉर्टेंट है। फिर ताजपुर समस्तीपुर का जो है वैभव सूर्यवंशी जो है 35 गेंद में 100 रन राजस्थान का है, आरसीबी से मारा है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं। केवल क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, इसका बन जाता है भाई, जो एकदम हाईलाइटेड सेक्शन होते हैं वहीं पूछा जाता है, ठीक है। बिहार विधानसभा है तो कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, एम लक्ष्मीकांत कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, उसको पढ़ना है। नहीं कर रखा है तो लूसेंट बस पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। घटना चक्र पढ़ना है तो उसको पढ़ना है, अगर पहले पढ़ रखे हैं तो, नहीं पढ़े तो पॉइंटर पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए ऐसे ही आपको 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पॉलिटी से भी 10-15 मान सकते हैं। 9th-10th का एनसीईआरटी अगर मन करा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़िएगा तो अभी चलेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो ये लूसेंट देख लीजिएगा और घटना चक्र या फिर जीएस पॉइंटर से करके। फॉरेस्ट रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है, बिहार का भी 2023 का, और आपको इंडिया का भी फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेना है। सेंसस 2011 जरूर देखना है, उसमें जातिगत संरक्षण जो है ना, कास्ट सर्वे भी अच्छा से थोड़ा सा देख लेना है। इसके लिए मेरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, मैं चाहूँगा तो एक बार और वीडियो इसको पोस्ट कर दूँगा, ये हम पे डिपेंड रहिए, हो जाएगा इतना से, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या करना, अब इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी लेकर नहीं बैठना, अगर पढ़ा है एनसीईआरटी तो रिवाइज कर लीजिएगा। लूसेंट वाला इकोनॉमिक्स का सेक्शन पढ़ के, और बजट इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का और बिहार का कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से इसको हल्का में मत लीजिएगा, बीच में इसमें कम किया था क्वेश्चन, लेकिन फिर इस बार पूछा है तो यहाँ से आपको वो कवर हो जाएगा। इस पर मैं कराऊंगा, मेरा पॉसिबिलिटी है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे बजट पे वीडियोस मेरी आएगी, ठीक है। ईवीएस के मैंने जो दिखाया है, देखिए डीएसओ का पेपर हुआ 5 से 8 सवाल ईवीएस के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ईवीएस वाला,
हॉट स्पॉट पूछा गया था कि इंडिया में कितने हैं, ठीक है। तो ये सारा 16 को वर्ल्ड में है, 4 को इंडिया में है, सारा ये पूछा जाता है। तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा 1 घंटा 35 मिनट वाला, EKVS नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। मैथ रीजनिंग के 10 सवाल पूछे जाते हैं। मैथ रीजनिंग का अभी आप क्या करिए, ज़्यादा विद्वान मत बनिए मैथ में, केवल जो पूछे गए ना PYQ उसको लगाइए और उस पैटर्न को समझिए, और वैसे पैटर्न पर सवाल आएगा तो कोशिश करिएगा बना देंगे, ठीक है। बस आपके लिए यही रणनीति अच्छा रहेगा। और इसके लिए कई लोग डिमांड कर रहे थे, मेरी पूरी कोशिश है, 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश है कि PYQ जितने कराए गए हैं ना उसको सॉल्व मैं करा दूँ आपको मैथ रीजनिंग का, ठीक है। अब बताइए, यही रहा सब, और लास्ट टाइम पे आपको थोड़ा बहुत 1 बार 2 बार रिवाइज़ कर लेना है इन सब चीज़ों को, बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि आराम से आप 100 नंबर स्कोर या 100 नंबर से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, अगर ठीक से आपने रिवाइज चीज़ों को कर लिया तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक से पढ़ाई करना है। जो वीडियोज़ कहेंगे एक बार फॉलो करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, और ना चाहते हुए भी आके आप कमेंट करिएगा चैनल पर, ठीक है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।